I have counted up to 2,800 tanks and there's still a lot more to count. They are going to वो कम से कम 3,000 टैंक्स तो अंदर भेजने ही वाले हैं। देखिए, मेरे को डर लग रहा है ये फिर से अफ़गानिस्तान की ओर जा रहा है। अफ़गानिस्तान की तरह जा रहा है, क्योंकि इज़राइलियों का बहुत मैं मानता हूँ फिर से ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो गाज़ा को सैनिटाइज़ कर पाएँगे। But you know and I know that population controlling 2.5 million people is extremely difficult. जो वीडियोज़ हमने देखे हैं, I don't think our viewers are exploit Telegram completely. पर अगर आपने आधा भी वो देखा है जो मैंने देखा है, यार मैं भी वो देख नहीं पा रहा हूँ। 4 और 5 नवंबर को हमारा डीएफआई जयपुर डायलॉग समिट है। आप भी उसमें आ रहे हैं, पहले भी जी, आए हैं आप। तो मैं जी। चाहूँगा कि और आप उसके बारे में एंड हम 2 शब्द बोलें हमारे ऑडियंस को। जी। मैं अभी 4th एंड 5th नवंबर में जयपुर आ रहा हूँ डीएफआई के लिए एंड मेरे को हमेशा ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनरिस्ट्रेन्ड तरीके से बात कर सकता हूँ, क्योंकि संजय जी ने कभी नहीं बोला है, "अभिजीत बिहेव योरसेल्फ।" और ज़रूर उधर आइएगा, क्योंकि फर्स्ट डे को जो इनॉग्यूरल सेशन होगा वो मेरे और सिस्टर ग्रिज़ेल्डा थियोफिलस के बीच में होगा। आप शायद उनको जानते हैं, उनका नाम हुआ क्या करता था मीनाक्षी जैन, और ओपनिंग सेशन का टाइटल होगा द हिंदू जेनोसाइड अगेंस्ट द जैन्स। तो ज़रूर आइएगा, और ये सेक्युलरिस्ट फेस्टिवल जो है, जो संजय जी चलाते हैं जयपुर में, उसमें आके हमारा सब हमसे मुलाकात कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, सब लोग घर वापसी कीजिएगा। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में, और आज हम बात करेंगे इज़राइल और गाज़ा के बीच का जो युद्ध चल रहा है। वैसे तो इज़राइल और हमास के बीच ही कहना चाहिए। और हमारे साथ है अभिजीत अय्यर मित्रा, स्वागत है आपका। अभिजीत जी, राम राम आपको। यहोवा की कृपा आप पे बनी रहे। आज मेरा नाम है रैबाई श्मूली श्लम्पेनबर्ग। ओह, शंपनबर्ग, हुँ, ज़करबर्ग के भाई हैं आप? हाँ जी, दूर। वेरी गुड, उनका उनका वेरी गुड। उनका गाँव अलग था, हमारा गाँव अलग था। उनका गाँव था ज़ुकरबर्ग, हमारा गाँव था श्लम्पेनबर्ग। पर एक्सीलेंट। रिश्ते में तो हम उनके बाप लगते हैं। हुँ। तो बाप जी, आज बताएं, आज 7वां दिन चल रहा है जी। हमास और इसराइल के बीच युद्ध में। तो आज की ताज़ा खबर क्या है? आज की ताज़ा खबर है सर कि इतने सारे उधर टैंक्स जमा हुए हैं नॉर्दर्न गाज़ा के पास। मैं अभी भी गिन रहा हूँ, और क्योंकि गिनना, सैटेलाइट में टैंक गिनना बहुत मुश्किल होता है। यू मिस समथिंग एंड देन यू हैव टू गो विद वो रूलर लगा के ठक, ठक, ठक करके हाथ से ही काउंट करना पड़ता है। आई हैव काउंटेड अप टू 2,800 टैंक्स एंड देयर इज़ स्टिल अ लॉट मोर टू काउंट। दे आर गोइंग टू वो कम से कम 3,000 टैंक्स तो अंदर भेजने ही वाले हैं। अब आप देख लीजिए, जब मैं नॉर्थ गाज़ा की बात करता हूँ, गाज़ा जो है दिल्ली का 1/4 भाग है। तो यस, अगर आप दिल्ली 365 में स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इफ यू कम टू दिल्ली, 4,000 टैंक, समझ लीजिए 4,000 टैंक, सबने रिपब्लिक डे परेड पे 4-5 टैंक देखा है। आप समझ लो 3 से 4,000 टैंक एक मोहल्ले के अंदर जा रहे हैं, जो लगभग, अगर आप मैप में इनर रिंग रोड खोलें, तो लगभग हयात होटल से लेके एम्स, सफदरजंग एन्क्लेव इंक्लूड करके, एम्स को इंक्लूड करके, साउथ एक्स को इंक्लूड करके डिफेंस कॉलोनी तक जाता है। लगभग उस साइज का है गाज़ा शहर। उसके अंदर 4,000, अप टू 4,000, मेरे को लगता है अल्टीमेटली 4,000 ही हो जाएगा टैंक्स जाने वाले।
मिनिमम तो मैंने ऑलरेडी बोला, कम से कम 2,800, एंड बाय टैंक्स आई मीन एपीसीज एंड एवरीथिंग जाने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है होने वाला है? मेरे को क्या लगता है कि नॉर्थ को पहले वो सैनिटाइज करेंगे, सबको निकाल के हमास लोगों को चुन-चुन के मारेंगे। फिर क्या करेंगे कि बोलेंगे जो दक्षिण चले गए हैं उनसे बोलेंगे वापस अब उत्तर आ जाओ। देखेंगे कौन-कौन आएगा, अगर किसी के हाथ में भी वो गन का रेसिड्यू या कुछ होगा, निकालेंगे लाइन से। फिर बीच का गाज़ा करेंगे और फिर साउथ गाज़ा करेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि एक कैबिनेट प्रपोज़ल है कि गाज़ा को एकदम इंसुलेटेड एन्क्लेव बना देना चाहिए। यानी कि अभी तो गाज़ा का बीच है। बीच से एक यानी कि तट समुद्र तट से 1 किलोमीटर अंदर, अभी के बॉर्डर से अभी के पूर्वी बॉर्डर से 1 किलोमीटर अंदर, उत्तरी बॉर्डर से 1-2 they're actually saying 5 kilometers, 5 kilometers inside, 5 kilometers. तो हर साइड से 10-10 किलोमीटर कटेगा और साइड से 1-1 किलोमीटर कटेगा। आप देख लीजिए क्या होता है गाज़ा का। अभी तक वो कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिल चुका है, बट दिस इज वन ऑफ द प्लान्स आई हैव हर्ड। बट द क्लेंजिंग ऑफ द नॉर्थ followed by the cleansing of middle Gaza, followed by cleansing of South Gaza, of Hamas. It's very important we realize it's Hamas. It's not an ethnic cleansing, it's a terror cleansing is going to happen. ये बताइए कि ये जो गाज़ा है, ये एक छोटा-सा एन्क्लेव है, लेकिन जी, इसमें 2.3 मिलियन की पॉपुलेशन है जी। और ये 2.3 मिलियन पॉपुलेशन की पर कैपिटा जीडीपी वो $3,800 है। ये कहाँ से ये जीडीपी इनकी बनती है? क्या काम करते हैं ये? काम नहीं करते हैं, फोकट का मिलता है ना उनको। उनको इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस सब कुछ इज़राइल फ्री में देता है, ठीक है ना? फिर इनको बहुत सारा एड मिलता है फॉरेन से। एक ज़माने में इनका सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, आपको पता है? इवन दो हमास इज़राइल से बात नहीं करता था, इज़राइल का इनके साथ रोज़-ब-रोज़ 450 ट्रक तक जाते थे गाज़ा से इज़राइल, इज़राइल से गाज़ा, एक दिन में। इतना सारा कैन यू बीट इट? एक छोटा-सा पट्टी जो लगभग आरकेपुरम से लेके डिफेंस कॉलोनी तक है, ठीक है? उससे थोड़ा दिल्ली के एक चौथाई। 450 ट्रक गुड्स लेके अंदर जाते थे, निकलते थे हर रोज़। इतना मैन्युफैक्चरिंग था उधर। फिर क्या हुआ कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग था? यू मीन ये दे हैड फैक्ट्रीज? manufacturing, yes, yes, they had factories. They had factories. All set up by the Israelis, by the way. All set up by the Israelis. जब उधर 2005 से पहले जब इजरायली किबुत्सेस थे उधर, जैसे अभी वेस्ट बैंक में है, वो किबुट्स वेर द बिगेस्ट फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 2005 में जब सब किबुट्स विथड्रॉ हुए, तब फैक्ट्रीज गई अंदर। उनका 2010 में जो जीडीपी ग्रोथ था 9% का था, 9%। 2011 में आपको पता है उनका ग्रोथ रेट क्या था? गेस? 15? 27%। ओह! 27। हम्म। हुँ, हुँ। और उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो आ गया था 30% के नीचे। नॉर्मली बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पर 30% के नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि उनका 80s 90s तक इनका टोटल फर्टिलिटी रेट जो था 9 था। यानी कि हर घर में 9 बच्चे होंगे, 9 पैदा होंगे। हाँ, 9। आई किड यू नॉट। टीएफआर 9? ओके। हाँ, या हुँ। इट वाज़ 9। 90s तक 9 था, पता है आपको? अभी भी उनका टीएफआर 4.4 है, यानी कि हर घर में 4 से लेके 5 बच्चे मिलेंगे आपको। तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। उनका एक इकोनॉमी था जो, क्योंकि ये इकोनॉमी पे फोकस नहीं करना चाहते थे, बस टेरर, टेरर, टेरर करना चाहते थे, वो तबाह हो गया। हर घर में हर बीबी हस्बैंड वाइफ 9-9 बच्चे पैदा कर रहे थे। भाई तुम्हारा इंडस्ट्री चला गया और 9-9 बच्चा पैदा करोगे और अभी भी 5 बच्चे पैदा कर रहे हो या 4 बच्चे पैदा कर रहे हो, तो आपकी हालत क्या होगी? टुडे हुँ, हुँ। तो चिल्ड्रन जिहाद के अंडर लिए वो 14,
जिहाद के लिए 14 साल मुजाहिदीन तो के पैदा हो रहे नीचे हैं। 14 साल के नीचे बच्चे क्या दशमलव कितना प्रतिशत आप समझते हैं उनका पॉपुलेशन 14 के नीचे है? 50? या 44%, ऑलमोस्ट 50%। तो मीडियन एज क्या है? 20, 24 or 28, something like that. 28 तो इंडिया की है यार। So it must be 24 then. मे बी मच लेस। Something like that. ओके। Must be less. I haven't seen the median age. But anyway, um, I have, but I've forgotten the figure. So this place is a hellhole. And because they don't, इनका आप देखिए इनका पॉलिटिक्स क्या चलता है। हमास अपने आप को फतह से सुपीरियर मानता है। फतह माने पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यासिर अराफात थे। अब वो यासिर अराफात पे दोषी ठहराते हैं कि आपने इजराइल के साथ बात करके गद्दारी की है। और ये प्योरली पॉलिटिक्स है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि अपने देश में वो ऑपोजिशन को खत्म करके जब अकेला पार्टी बन जाए, वन पार्टी स्टेट जब बन जाए, तब वो इजराइल से बात करके सब कुछ निपटा लेंगे। ठीक है ना? ये पावर के बारे में है। ये कोई आजादी के बारे में नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल के बारे में नहीं। ठीक है ना? पर इसमें प्रॉब्लम आप देख लीजिए कि जब भी लोग गाजा में मरते हैं, मरने देते हैं। पर जब खुद लीडरशिप का खानदान का कुछ होता है, कीमोथेरेपी या ब्रेन सर्जरी या ये या वो हमेशा अपने खानदान को इजराइल भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो इस्माइल हनिया जो है, जो अभी उसका नेता है, सुप्रीमो मिलिट्री है, का क्या वो? मिलिट्री का नहीं, हमास ऑर्गेनाइजेशन का। यानी कि हम्म, बोथ हमास जो अपने आप को एक सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन मानता है, और अल कसाम जो उसका मिलिट्री विंग है, वो जो है दोहा में रहता है। उसका बेटा रोल्स रॉयस का कन्वर्टेबल चलाता है। एक रोल्स रॉयस कन्वर्टेबल हिंदुस्तान में कितने का मिलता है? 4 से 6 करोड़ का। और वो भी एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। गाड़ी का तो वैल्यू बढ़ता नहीं है, गाड़ी का तो वैल्यू कम ही होते रहता है हर साल। यानी कि अगर आपने 4 से 6 करोड़ तबाह कर दिए एक गाड़ी पे, अगले साल उसका वैल्यू 3 करोड़, फिर उसके अगले साल 2 करोड़, उसके अगले साल 3-4 साल के अंदर उसका पूरा वैल्यू चला जाता है। पर फिर भी उसने यही किया। उसका जो प्रेडिसेसर था खालिद मिशाल, उसके खिलाफ एम्बेजलमेंट के चार्जेस हैं। एम्बेजलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चोरी, बेसिकली। कितना चोरी का चार्ज पता है आपको? बताइए। $2.5 बिलियन। बिलियन विद अ बी, बी फॉर बैट। हम्म, $2.5 बिलियन उसने चोरी की है, और वो भी दोहा में बैठा है। ये हरामी लोग दोहा में बैठ के सबको बोलते हैं घबराओ मत, बी ब्रेव, फाइट, लड़ो। उसने आज के लिए, खालिद मशाल ने बोला है, आज का डे ऑफ रेज है, जंग करो। और खुद वो और अपने बीवी बच्चे सब दोहा में बैठ के रोल्स रॉयस चला रहे हैं, प्राइवेट प्लेन चला रहे हैं। कश्मीर में भी तो यही हुआ था ना। मीरवैस के बच्चे कभी मरे थे? वो जो ये सब थे उधर, कौन, गिलानी फिलानी, इनके बच्चे कोई मरे थे? कोई नहीं मरा था ना। अरे उनके बच्चे तो गवर्नमेंट सर्विस में थे। याद है ना आपको वो सैयद गिलानी का जो हम्म, अ, हम्म, अ, हम्म। उसका और यूरोप में थे, एक बेटा। मलेशिया में थे। अरे मलेशिया यूरोप छोड़ो, वो तो वो चुड़ैल की थी, वो जो दुख्तरन मिल्लत वाली चुड़ैल। उसका खानदान था अंद्राबी। ना मलेशिया में। हाँ, अंद्राबी। आसिया अंद्राबी। ये हम्म। जो गिलानी था बुढ़ा जो मर गया, जो जहन्नुम पाताल लोक में अभी उसका कबाब बनाया जा रहा है, शायद शैतान उसका कबाब बना रहा है अभी। वो उसका जो बेटा था, उसका सरकारी नौकरी था। आपको पता है? भारत सरकार का नौकरी लगा पड़ा था उसका।
और जो उसकी जो अ, 2 पोतियाँ थीं, सॉरी 1 पोता, 1 पोती। जो पोता था वो एक इसमें था, एयरलाइन में काम करता था। आप वो एयरलाइन उड़ेंगे जहाँ एक आतंकवादी का पोता, सर्विंग आतंकवादी का पोता प्लेन चला रहा है, और जो पोती थी उससे ज़्यादा कोई अन-इस्लामिक किसी को भी नहीं मिलेगा आपको। बिना शादी करके दिल्ली में बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। ओहो! ज़िना! ज़िना कर रही थी। ज़िना कर रही थी। तौबा, 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 तो तौबा! ये जो ढोंगी लोग हैं, ये आपको इधर भी मिलेंगे। कहाँ पे? दोहा में, हमास। These are exploitative, nasty, opportunistic characters. अब और इससे ज़्यादा अब क्या बोलूँ मैं? तो ये बताइए कि हमने पहले भी देखा है, चाहे वो आईसिस हो और चाहे वो अल-कायदा हो और चाहे ये हमास हो, सबका एपिसेंटर जाके कतर में ही मिलता है। हुँ, कतर तो और सब चीज़ का सेंटर है। कतर और ईरान जो है, इनकी मिली-भगत रहती है ज़्यादातर में। हुँ, तो देखिए अगर कतर, इज़राइल इज़राइल को कुछ करना है, तो कतर को तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे कतर से देखिए, सऊदी अरब और यूएई, दे डोंट हैव टू मच लव लॉस्ट विथ कतर। they don't, but see the problem also is that Qatar is a treaty ally of America. अगर कतर पे हमला हुआ, अमेरिका ने ट्रीटी साइन करके रखा है कि उनको कतर का रक्षा करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है आप देख लो, कि इज़राइल इज़ नॉट टेक्निकली अ ट्रीटी एलाय ऑफ अमेरिका। सो अमेरिका कुछ करने नहीं देगा आपको कतर को। तो मेरा फीलिंग है कि ये भी अफ़गानिस्तान की तरह होने वाला है, कि आप गाज़ा में आतंकवादी को मार रहे हो जैसे अफ़गानिस्तान में मारा जा रहा था। बट जो कंट्रोल सेंटर रावलपिंडी में था और जो यहाँ दोहा में था, उसको तो आप छू भी नहीं पाओगे। हाँ, वो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन कई बार जो है आपने देखा है, इज़राइल जो है वो यूएस के बियॉन्ड जाके भी काम करता रहा है। और पूरा का पूरा जो चक्कर है, इसमें डीप स्टेट कहीं न कहीं इन्वॉल्वड रहता है। हुँ, अल-कायदा में भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व था। बिल्कुल। आईसिस, और वो जो आईसिस के सामने वो क्या, वो अल-नुसरा फ्रंट खड़ा किया था, उसमें कहीं इन्वॉल्व था। यस, अ, यस। वह आपके सीरिया के जो ऑयल वेल्स थे, उनका भी कुछ न कुछ उनमें वो कुछ करता था। हाँ, अब पूरा का पूरा ये है, हमास को जो भी ये आपका इंटरनेशनल एड मिलता था, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। मुझे तो ये लगता है कि अगर ये आपका जो ट्विटर, या जो अब जो इसको एक्स बोलते हैं, ये एलन मस्क के पास नहीं आया होता, और ये सारे के सारे वीडियोज़ जो इनके एट्रोसिटीज़ के, इनके टॉर्चर के, ये अगर वायरल नहीं हुए होते, तो अमेरिका फिर इज़राइल को कुछ नहीं करने देता। हुँ, और इसमें आप अगर जॉइन करें ये हमास और अल-कसाम ब्रिगेड्स का जो टेलीग्राम चैनल है, I have been noticing there is a very stark difference between the way the Israelis are reacting and how these Palestinian channels are reacting. जो फ़िलिस्तीनी चैनल हैं टेलीग्राम में, उनमें ये अट्रॉसिटीज़ भेजे जा रहे हैं कुर्बानी के गीत, शहादत के गीत के सेटिंग पे। प्रोडक्शन क्वालिटी एक नंबर का है, बॉलीवुड से भी बेहतर है, ठीक है? वो इतने वेताल की तरह हैं कि उनको खून देखना है, जितना खून दिखाई दे सके, जितने उनके शवों को इज़रायली औरतों के, लड़कों के, बच्चों के, सिपाहियों के शवों अ अ डेसेक्रेट को क्या कहते हैं? अपवित्र करना। हुँ। अपवित्र किया जा सकता है। अ,
उससे इनको बहुत अच्छा लगता है। और जो इज़राइली चैनल्स हैं, they don't want to talk about it. They don't want to see the videos. But they are also not showing videos of Gazans dying. The Israelis don't want to talk about it. They don't like bad news. They don't want to see the sick snuff point. आपको इन लोगों की मेंटालिटी के बारे में क्या पता चलता है कि इजरायली ना ही तो खुद अपने शव देखना चाहते, ना किसी और के शव देखना चाहते। और जो गाजा है, उनको अपना भी शव देखना है और दूसरों का शव पे थूक मारना, उस पे शौच करना, उस पे पेशाब करना, ये सब उनको देखना है। माइंडसेट का तो बहुत बताता है ना। और देखिए टेलीग्राम चैनल पे क्या होता है, जब भी ऐसे कोई घटिया वीडियो निकलता है हमास के चैनल पे, अ, वीडियो तो मैं आपको दिखाऊँगा नहीं, पर ये उनका चैनल है। अगर आप देखेंगे, अ, ये जो वीडियोज़ देखेंगे, आप देखिए इसमें कितने सारे लाइक ये सब हैं। इनको बहुत मज़ा आता है ये सब देखने में। ओके। हुँ। They are sick. They are societally sick. भाई हमास इज़ एक्टिंग ट्रू टू इट्स चार्टर। चार्टर तो आपने पढ़ा ही है, या देखा है आपने। बिल्कुल, हाँ। वो जो सही बुखारी से कोट किया है 2692, हुँ, हुँ, क्या हुँ। कि उसमें क्या लिखा है कि यहूदी, जब कयामत का दिन आएगा तब यहूदी को, तो हर मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं बन सकता है जब तक कि वो यहूदी को ना मारे। और वो जब तो और जब सब यहूदी मारे जाएँगे, तो जो बचे हैं वो पेड़ और पत्थर के पीछे छिपेंगे। और इतना उस कयामत पे दिन पे वो पेड़ और पत्थर असली मुसलमान को बुलाएगा और बोलेगा कि मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, उसका गला 29 काटो। 2925 सही बुखारी। 2926 नो? और 25? 292526 या। हाँ, तो ये लिखा है। हाँ, वेल दैट्स नॉट द ओनली वन। वो पूरा का पूरा चार्टर जो है वो 36 आर्टिकल्स, वो हर जगह हुँ। उसमें सपोर्ट पड़ा हुआ है, या तो कुरान का हाँ, या हदीस का। कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है। हुँ, सो वो दे कहते हैं आर ना कि भाई एक्टिंग ट्रू टू देयर चार्टर। दिस इज़ आवर बट वक्फ लैंड, होली लैंड, और इसको तो हाँ, वी हैव टू बट ऑब्लिटरेट। बट यू नो संजय जी, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आई स्पेंट अबाउट 10 डेज़ इन गाज़ा। हुँ। हुँ। अ, ये जो हमास का फुल फॉर्म आपको पता है ना? इट ट्रांसलेट्स टू द रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन और सम सच थिंग। हाँ, मु इन इस्लामिक मुकव्वमा रेजिस्टेंस मूवमेंट। अल-इस्लामिया, हरका इस्लामिक अल-मुक रेजिस्टेंस। हरका मुकव्वमा अल-इस्लामिया, इस्लामिक हुँ, रेजिस्टेंस मूवमेंट। या इतने इस्लामी हैं ये लोग कि इनसे बड़े मैंने समलैंगिक लोग देखे नहीं है ज़िंदगी में। सॉरी, सच में, अ, ओके। समलैंगिक, नो, 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 नहीं, व्हाट डू यू कॉल होमोसेक्सुअल्स इन हिंदी? समलैंगिक ही बोलते हैं, आपने सही बोला। हाँ, हाँ। और आई कैन टेल यू, मैं खुद समलैंगिक हूँ और मेरे को तो उस पे तो कोई कंप्लेंट नहीं था उधर। ये हुँ, पता नहीं लेकिन क्या-क्या बकते रहते हैं। इस्लामियों को तो था ना, कि इस्लामियों को भी नहीं था? तो ये हमास फाइटर्स सबसे बड़े ये हैं। एंड यू नो दे समटाइम्स गेट कॉट। They sometimes get caught and they get executed. And I will show you an image of this guy. Uh, I mean, I didn't know him, but apparently, you know, when I went and then checked our this thing, our mutual friends on Facebook, it turned out कि हम दोनों के काफी सारे ये म्यूचुअल फ्रेंड्स थे फेसबुक पर। वो एक अ, वो बंदा एक खुद एक हमास कमांडर था और उसको हमास ने मारा समलैंगिक होने के
आरोप पर। आरोप पर। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द इमेज। हाँ, ये दिस इज इट। हाँ, ये था वो बंदा, ओके। हुँ, और हमास का कमांडर था, बाय द वे, और ये था उसका मरा हुआ शव। हुँ। हाँ, तो भाई, हिपोक्रेसी एट इट्स इट्स एक्सट्रीम। हिप आई एंड सी, आई लाइक weird societies. I like screwed up societies because क्योंकि अ, जो अलग किस्म के समाज होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जब आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं, उनका समाज हमको समझ में नहीं आता है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तुर्कमेनिस्तान जाएँगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पर गाज़ा में मेरे को थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट नहीं था। सीरिया बहुत इंटरेस्टिंग समाज है, पर गाज़ा में कुछ भी नहीं है। इट्स अ अनइंटरेस्टिंग, हॉरिबल, थगिश, nasty place to live in. Made nasty by Hamas, by the way. उधर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अभी तक पिछले 15 साल में, 2005 में उन्होंने 2006 में टेक ओवर किया था, तो 14 प्लस 3, 14, 15, 16, 17, 17 साल में आपने एक भी आर्टिकल पढ़ा है कि हमास का कितना तानाशाही चलता है और कितने लोगों को रोज मारते हैं उधर? ऐसे कैसे एक देश हो सकता है जो 17 साल से वन पार्टी गवर्नमेंट के नीचे है और सब के सब अपनी सरकार को प्यार करते हैं? आपने कभी सुना है ऐसे कोई जगह? हुँ, पर फिर भी डाउटफुल। हाँ, जो जो रॉयटर्स का उधर चाइना कॉरेस्पॉन्डेंट चाइना से भी है, खबरें बाहर आ जाती हैं। हाँ, जो रॉयटर्स का उधर कॉरेस्पॉन्डेंट है, जो बीबीसी का उधर कॉरेस्पॉन्डेंट है, दे नेवर रिपोर्ट ऑन दिस। व्हाई इज दैट? Is the deep state harboring Gaza against Israel to keep Israel in check, just as they do? They use Pakistan No, to keep this India in is, check. I don't think it is, because this is a liberal virus. The way Al Jazeera, BBC, they're all the same. You saw the exchange between जो नफ्ताली बेनेट का चैनल 4 के साथ हुआ था, नहीं, स्काई न्यूज के साथ हुआ था। वो क्या, कमाली मेलबर्न नाम का ये एंकर है। उसने कल नफ्ताली बेनेट, जो इजराइल का प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर जो था, आपने देखा था ना वो एक्सचेंज में क्या हुआ था? नहीं, मैंने नहीं देखा, आप बताएँ? हाँ, तो he was asking him, I will give you the hyperbolistic caricaturized version. मेरे घर में मेरे को मारने संजय दीक्षित जी आए और मैंने संजय दीक्षित को देखा कि वो मेरे बीवी बच्चों को मार रहे थे, तो मैंने बंदूक निकाल के उनके पैर में मारा एक गोली। स्काई न्यूज। हुँ। आपने उनको मारा गोली से, आपको पता है उनके बीवी बच्चे हैं? मैंने Yes, न, I wrote नफ्ताली। I think I read a Twitter version. हो सकता हाँ, है आपका ही पढ़ा हो। नफ हाँ, हाँ, मेरा ही था। फिर नफ्ताली बोलते हैं, भाई, वो मेरे बीवी बच्चों को मार रहे थे। मैं क्या उनको चुम्मा दूंगा? जब वो मार रहे थे, मैं अपना बंदूक निकाल के उस पे मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा? चैनल 4 का कमाली मेलबर्न। बहुत लोग मानेंगे कि आप अपराधी हैं और वो निर्दोष हैं, क्योंकि आप निर्दोष लोगों को मार रहे हैं और आप उनके बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। ये चैनल 4 है और इस बंदे का अभी तक काम नहीं गया है। ही इज स्टिल सिटिंग एट चैनल 4। दिस इज कल्ड करेजियस जर्नलिज्म। फिर बीबीसी में आपने देखा क्या हुआ हुसैन जुमलॉट के साथ? हुसैन जुमलॉट, वैसे मैं दोस्त नहीं कहूंगा, बस अक्वेंटेंस है उसका। मैंने रमल्ला में 2-3 बार उसके साथ लंच कर चुका हूं। बट जो हुसैन जुमलॉट है, उसके गाजा में 6 रिश्तेदार मारे गए हैं। यार, किसी का रिश्तेदार मारा गया है, थोड़ा सा तो शर्म करो।
बीबीसी क्या पूछती है? 6 members of your family died. Do you condemn Hamas? एक कमिजरेशन तक नहीं यार। ये लोग जानवर हैं जो जर्नलिस्ट बनते हैं। टू एक्सट्रीम्स बाय द वे। राइट राइट। But it is अब what it is. इसमें कुछ और प्रश्न आते हैं जिससे पहले हम अगले प्रश्न आपसे पूछे हैं। 4 और 5 नवंबर को हमारा DFI जयपुर डायलॉग समिट है, आप भी उसमें आ रहे हैं, पहले भी जी, आए हैं आप, तो मैं जी। चाहूँगा कि और आप उसके बारे में एंड हम 2 शब्द बोलें हमारे ऑडियंस को। जी, मैं अभी 4th एंड 5th नवंबर में जयपुर आ रहा हूँ DFI के लिए। एंड मेरे को हमेशा ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनरिस्ट्रेन्ड तरीके से बात कर सकता हूँ, क्योंकि संजय जी ने कभी नहीं बोला है, "अभिजीत बिहेव योरसेल्फ।" और ज़रूर उधर आइएगा, क्योंकि फर्स्ट डे को जो इनॉग्यूरल सेशन होगा, वो मेरे और सिस्टर ग्रिज़ेल्डा थियोफिलस के बीच में होगा। आप शायद उनको जानते हैं, उनका नाम हुआ किया करता था मीनाक्षी जैन। और ओपनिंग सेशन का टाइटल होगा द हिंदू जेनोसाइड अगेंस्ट द जैन्स। तो ज़रूर आइएगा, और ये सेक्युलरिस्ट फेस्टिवल जो है, जो संजय जी चलाते हैं जयपुर में, उसमें आके हमारा सब हमसे मुलाकात कीजिएगा। थैंक यू। हाँ, सब लोग घर वापसी कीजिएगा। हुँ, अब ये बताएँ ये गाज़ा के बारे में कि अ, यू हैव द वेस्ट बैंक एंड यू हैव द गाज़ा स्ट्रिप। हुँ, अब ये एरियल शेरों को क्या कीड़ा काटा कि उसने पूरा जो सेटलमेंट था गाज़ा हुँ, में हुँ, उसको हुँ, 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 हुँ। 2005 में हटाया, वेस्ट बैंक से नहीं हटाया, क्योंकि वेस्ट बैंक इज़ अ मच लार्जर एरिया, वहाँ से तो जी, नहीं हटाया। मैं तो हुँ, आई थिंक 2009 या 10 में उधर गया हूँ हुँ, और अ, वहाँ से वेस्ट बैंक के थ्रू ही आप जाते हैं, वो जो डेड जी, सी का जो वो पूरा उनका टूर हुँ, लगता है, वो वहाँ हुँ, जाते हैं और वेस्ट बैंक में ही उनके जो बेस्ट डेट फार्म्स हैं, उस वक़्त मैं हॉर्टिकल्चर में था एंड आई वाज़ हुँ, इंटरेस्टेड इन देयर डेट फार्मिंग, इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हुँ, हुँ, तो वहीं पे उनके बेस्ट डेट फार्म्स हैं, वो सब कुछ है, वो पूरा एरिया जो है वो उनके काफ़ी कुछ उसका एरिया कब्ज़े में है और उसको वो बहुत ही क्लोज़ली होल्ड करते हैं। जबकि हुँ, वहाँ पर जो महमूद अब्बास है, ही इज़ बेसिकली अ मोर मॉडरेट वर्ज़न या और गाज़ा बट को भी उन्होंने छोड़ दिया। जी, व्हाई डिड दैट हैपन? हुँ, तो मैं बताता हूँ क्यों हुआ। तो द डील जो 1993 में साइन हुआ था, वो था लैंड फॉर पीस, यानी कि मैं आपको ज़मीन दूँगा और आप मेरे को शांति देंगे। आप मेरे लोगों को मारेंगे नहीं, आप मेरे पे आतंकवाद नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या था कि यासिर अराफात ने कभी गवर्नमेंट नहीं चलाया था। उसने बस अपनी पूरा ज़िंदगी ऑपोज़िशन, 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 टेररिज़्म, टेररिज़्म, टेररिज़्म करते रहा। तो जब सरकार चलाने की बारी आई, उसको सरकार चलाना ही नहीं आता था। उसका जो पूरा का पूरा जो कैबिनेट था, वो बस एनजीओ टाइप्स वाले थे, जो भाषण देते हैं पर उनको काम नहीं करना आता है। सो द इकोनॉमी स्टार्टेड गोइंग साउथ, और वो अंग्रेजी में बोलते थे शांति, शांति, शांति। अ, अरबी में बोलते थे मारो, मारो, मारो। ठीक है ना? ओके। अब क्या हुआ हुँ, कि बहुत ज़्यादा तनाव हुआ, एंड फाइनली इज़राइल वेंट एंड kind of neutralized Yasser Arafat. But then something happened. He died. Allegedly, the Israelis killed him. No proof. Mahmoud Abbas comes. Mahmoud Abbas does not do this. वो ये नहीं बोलेगा कि अरबी में जाके मारो, अंग्रेजी में शांति शांति नहीं। सो आरियल शरॉन वांटेड टू प्रूव टू महमूद अब्बास कि भाई जो लैंड फॉर पीस था, मैं अभी भी उस पे अटल हूं। आपको याद होगा जब 1979 में पूरा जमीन, साइनाई का जो जमीन था, जो इजराइल से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, हुँ, वो पूरा का पूरा इजिप्ट को वापस दिया गया था शांति के बदले में। और जो भी उधर सेटलमेंट्स थे, उनको तोड़ा किसने? वही आरियल शरॉन ने। तो जब आरियल शरॉन प्रधानमंत्री बना, उसने बोला देखो महमूद अब्बास, मैं तेरे को तगड़ा करूंगा।
मैं दिखाऊंगा तेरे बंदों को कि अगर तू ऐसे शांतिपूर्वक रहा, मैं तेरे को तेरा जमीन वापस दूंगा, और जो मैंने साइना में किया था वो मैं इधर भी करूंगा. सो इट वाज डन एज अ वेरी क्लियर सिग्नल, बिकॉज रिमेंबर, ऑक्यूपेशन कंट्रोल इज अबाउट कैरेट्स एंड स्टिक्स. लोग समझते हैं कि जेल में बस डंडा मारा जाता है. नहीं, अगर आप बस जेल में डंडा मारोगे तो जेल में राइट्स होते रहेंगे. तो होप भी देना पड़ता है, पनिशमेंट भी देना पड़ता है. तो उन्होंने बोला गाजा वापस दो, दिया. फिर क्या हुआ, हमास ने वेस्ट बैंक से अटैक करना शुरू कर दिया और सब गई भाड़ में. नाउ बेस्ड ऑन द अटैक्स, महमूद अब्बास वाज ही इज ऑनेस्ट इन द सेंस कि वो ये नहीं बोलता है कि यहूदियों को मारो, पर पैसा बहुत बनाता है. उसका जो मुखाबरत है, रोज जाके लोगों को मारता पीटता एक्सटॉर्शन करता है. ठीक है. एंड हमास दे बिलीव्ड वाज नॉट करप्ट और व्हाटएवर. So they voted, and because Hamas was the only one fighting the Israeli oppressor, उन्होंने हमास के लिए बहुत तगड़े से वोट किया. फिर ये हमास और फतेह का स्प्लिट हो गया. फतेह ने वेस्ट बैंक ले लिया, हमास ने गाजा ले लिया. So that is why Gaza was returned. It was done to incentivize peace, but then the election destroyed everything. अच्छा, एक और बात इसी में देखेंगे कि देखिए दी अरब स्टेट्स जो बोलते हैं ना कि भाई देयर हैज टू बी अ पैलेस्टाइन स्टेट, टू स्टेट सोल्यूशन. जब अरब स्टेट्स के पास वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप था between 1947 and 1967, 48 and 67, तो वो तो कब्जा करके बैठे हुए थे. जॉर्डन ने वेस्ट बिल्कुल बैंक पे कब्जा कर रखा था और इजिप्ट ने गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर रखा था. दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन पैलेस्टाइन स्टेट. तो बिल्कुल पैलेस्टाइन स्टेट का जो सोल्यूशन है वो तो इजराइल का दिया हुआ है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो यही तो है, कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है. एंड रिमेंबर, जो भी पैलेस्टीनी रेफ्यूजीज थे, इतने लुच्चे गिरे हुए मक्कार लोग हैं, जहां भी जाते हैं तनाव पैदा करते हैं और लोकल गवर्नमेंट कब्जा करने की कोशिश करते हैं. जॉर्डन में वो 77 में जो ब्लैक सितंबर, 77 या 78 में जो ब्लैक सितंबर का अपराइजिंग हुआ था, सब फिलिस्तीनियों ने जॉर्डन के राजा को मार के उनका सरकार छीनने की कोशिश की. फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज, शरणार्थी जो इधर कहाँ पे लिबनान गए, उन्होंने कंप्लीटली पॉपुलेशन बैलेंस को ये करके सरकार पे कब्जा करने की कोशिश करके, सरकारी लोगों को मार मार के, उन्होंने ही जो लिबनान का जो आर्थिक जंग चला था, नॉट आर्थिक, आंतरिक जंग, सिविल वॉर को क्या कहते हैं? हाँ, सिविल वॉर है, आंतरिक युद्ध. हाँ सर, आंतरिक युद्ध शुरू किया था. ठीक है. इजिप्ट में आपको पता है, लोग भूल गए हैं, पर इजिप्ट में जब यासर अराफात साइनाई में थे, जब पीएलओ साइनाई से चला रहे थे, साइनाई में लोकल लोगों को कितना मारते थे, पीटते थे, ये करते थे, वो करते थे. तो जब 1979 में बोला गया मिस्र से कि भाई तू गाजा भी ले ले, सदात ने बोला भगवान के माफ करो. वास्ते वो माफ करो, मेरे को नहीं चाहिए, आप ही रखो. सच में जाके किसी कोई रिसर्च करने को बोलिए, सदात ने बोला भाई मेरे को नहीं चाहिए, भाई तू ये रख ले. जब 1994 में जॉर्डन के साथ पीस डील हुआ, तब राजा हुसैन ने क्या बोला, भाई मेरे को वेस्ट बैंक नहीं चाहिए, तू ये रख ले. तो लोगों को इतना भी पता नहीं है कि कतर जो इतना सपोर्ट करता है फिलिस्तीनियों का, कोई भी हमारे अगर व्यूअर्स कतर में हो, उनको पता होगा कि फिलिस्तीनियों के बारे में क्या-क्या कहा जाता है और उनको कितनी घृणापूर्वक तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है. किसी को भी, कोई भी देश में फिलिस्तीन का झंडा फहराएंगे, पर एक फिलिस्तीनी को अपने घर के अंदर आने नहीं देंगे.
वर्क परमिट तक नहीं करने देंगे, पता है आपको? बस जॉर्डन ने अपना पॉलिसी चेंज किया है क्योंकि उसकी जो रानी है, राजा अब्दुल्ला का जो रानी है, रानिया, वो फिलिस्तीनी है, तो क्योंकि उसने शादी कर लिया तो उसने इंटीग्रेशन का पॉलिसी शुरू किया। नहीं तो फिर मुसलमान फिलिस्तीनियों को भी अमीरात में, सऊदी में, मिस्र में, इराक में, ईरान में, सीरिया में, लेबनान में स्पेशली इंटीग्रेट नहीं किया जाता है। वैसे मैं देख रहा था फिगर्स आ रहे थे कि व्हाट इज द लेवल ऑफ सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे कम सपोर्ट जो था वो अरब कंट्रीज में था, स्पेशली जीसीसी कंट्रीज में। नॉट सरप्राइजिंग, नो, नॉट सरप्राइजिंग। और ये सब सपोर्ट बिकॉज पता है कब हुआ? Arabs know the real issue and that's why they don't let them in। कोई भी अरब दे, कंट्री दे, जो है वो इनको रेफ्यूजी स्टेटस देने को तैयार नहीं है आज की डेट में। नहीं नहीं, क्योंकि सब के सब का ये फिलिस्तीनियों ने आके ऐसी की तैसी करके रखा है। तो अब अंत में आप ये बताएं कि ये आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? वेयर डू यू सी दिस गोइंग? देखिए, मेरे को डर लग रहा है ये फिर से अफगानिस्तान की ओर जा रहा है, अफगानिस्तान की तरह जा रहा है, क्योंकि इजरायलियों का बहुत मैं मानता हूं फिर से ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो गाजा को सैनिटाइज कर पाएंगे। But you know, and I know that population controlling 2.5 million people is extremely difficult. Extremely difficult. Especially जब उसका लीडरशिप दोहा में है या तुर्की में है। अभी ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। मैं मैप शेयर करूं, फिर दिखाने में थोड़ा आसानी होगा। हाँ जी, हाँ जी, कैन आई करें। शेयर? हाँ, तो हाँ, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट maps.google.com प्रेजेंट शेयर स्क्रीन। तो ये देखिए, ये है अभी गाजा पट्टी। ठीक, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये गाजा है, ठीक है ना? इसका मैं ठीक, तो सीधे-सीधे दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका जो वॉल और एक्सक्लूजन ज़ोन है, काफ़ी साफ-साफ नज़र आता है, ठीक है ना? अभी क्या हो रहा है, इधर एक जगह है वादी गाज़ा, उधर तक उन्होंने इवैक्यूएशन किया है। इसमें मैं डालता हूँ वादी गाज़ा, तो ये है वादी गाज़ा, ठीक? और इधर तक, सो ये पूरा उन्होंने ये स्ट्रिप इधर तक सब के सब, यानी कि मेन जो गाजा शहर है वो ये वाला है। उन्होंने बोला है इधर, यानी कि नॉर्थ से लेके पूरा इधर वादी गाजा तक। आई विल जूम आउट। सो फ्रॉम हियर टू हियर आप इवैक्यूएट करेंगे इधर, फिर वो इसको सैनिटाइज करेंगे, इस एरिया को फिर सैनिटाइज करेंगे, फिर लोगों को इधर से इधर वापस आने को बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इस एरिया को सैनिटाइज करेंगे। उसके तो लास्ट बाद लास्ट में सबसे साउथ को करेंगे। साउथ, अब साउथ इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये बस एक बॉर्डर है जो इसराइल के साथ नहीं है और इधर के साथ है, मिस्र के इजिप्ट के साथ है। साथ। हम्म। और इधर क्या होगा अगर आप देख लें, मैं इधर मेजर करके दिखाता हूं आपको, मेजर डिस्टेंस, ये कितना छोटा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें मेजर डिस्टेंस, हाँ, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब इधर से, ओहो हो सर, गलती हो गई यार, क्या है? तट से लेके डेप्थ तक 12 किलोमीटर है, बस 12 किलोमीटर।
ठीक है? और अगर आप इधर देखेंगे तो उससे भी काफ़ी कम है, बस 6 किलोमीटर। अब इनका प्लान जो मैं सुन रहा हूँ उसका क्या है कि इस दोनों साइड से 1-1 किलोमीटर निकाला जाएगा। यानी कि हुँ, तट से लगभग 1 किलोमीटर इधर तक तो 4 किलोमीटर बचेगा। 4 किलोमीटर बचेगा। यानी कि मैं ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको इस मैप पे। अ, ये पूरा जो समुद्री तट है, ये चला जाएगा। उसी तरह इधर 1 किलोमीटर डीप चला जाएगा और नॉर्थ एंड साउथ से 5-5 किलोमीटर निकाल दिया जाएगा। यानी कि लेट्स डू दिस 5 किलोमीटर्स, हाँ, ठीक। यानी कि बस इधर से लेके इधर होगा। 365 स्क्वायर किलोमीटर तो कुल है, उसमें से ये 125 150 निकाल देंगे तो बचेगा कितना सा? हाँ, तो बचेगा कितना? चलेगा कैसे? बट दैट इज़ व्हाट दे वांट। And you see, it is very, after what happened, I think it is only fair. जो वीडियोस हमने देखे हैं, आई डोंट थिंक आवर व्यूअर्स आर एक्सप्लॉइट टेलीग्राम कंप्लीटली। पर अगर आपने आधा भी वो देखा है जो मैंने देखा है, यार मैं भी वो देख नहीं पा रहा हूँ। और लोग कैसे उस पे मैंने दिखाया था ना आपको, लव, हॉट, स्माइली, क्या-क्या लगाते हैं उस पे। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो में ये कहाँ जाएगा? ग्लोबल सिनेरियो में आई डोंट सी अ मेजर एस्केलेशन हैपनिंग till Israel finds smoking gun evidence that it was planned somewhere else. अगर ईरान में प्लान हुआ फिर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बट जैसे हमने बात किया, नोबडी, लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट द पैलेस्टीनियंस। मुंह से बोलते हैं फिलिस्तीन फिलिस्तीन फिलिस्तीन, किसी को कोई भी हमदर्दी नहीं है फिलिस्तीनियों के साथ, जीरो। तो हमको बहुत टीवी पे, सॉरी टू यूज द वर्ड, पर रंडी रोना मिलेगा, पर वो रंडी रोना के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बहुत आंसू मिलेंगे पर एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। करेक्ट। तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं आगे कैसे पैन आउट करता है। आपसे बिल्कुल हम टच में रहेंगे और ऑफ कोर्स आई एम फॉलोइंग योर ट्विटर रेगुलरली। आज के लिए तो इतना ही। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहोवा की श्रेय आप सब पे।